हेलो बच्चों, राधे राधे। वासुदेव प्लस में आपका स्वागत है, जहां प्लस का मतलब ही एक नई सोच से है। एक ऐसी सोच जो आपकी मंजिल की ओर बढ़ने वाले कदमों को मजबूती प्रदान करने वाली है। एक ऐसी सोच जो आपके इरादों को और दृढ़ संकल्पित करने वाली है। और उसी सोच के साथ मैं जुड़ा हूं, आपका अपना प्रेम, और हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक और नई यूनिट का वीडियो लेक्चर लेकर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि मैं इस वाले चैनल पर रेडॉक्स अभिक्रिया को कंप्लीट रूप से पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से चैनल पर जाइए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है रेडॉक्स अभिक्रिया की। और साथ ही साथ प्योर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए विद एमसीक्यू पीवाईक्यू सब मैंने करवा रखे हैं, बस आपको जाना है और विजिट करना है। अब आते हैं बच्चों इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं। तो बच्चों मैंने इस वीडियो में टॉपिक या यूनिट ली है साम्य, इक्विलिब्रियम। और जैसा कि बच्चों आपको पता है आपके नीट के, आईआईटी के और 11th क्लास के सिलेबस में मिलने वाला है रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य। और वो दोनों हैं तो क्या ही साम्य, और उन दोनों को हम इन वीडियो में डिटेल वाइज पढ़ने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की, देर सिर्फ इस बात की कि आपको वासुदेव चैनल के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि हम साथ लेकर चल रहे हैं दो शब्दों को, एक राधा रानी को और दूसरा श्री श्याम को। और आपको पता है श्री हनुमान हमेशा साथ रहते हैं फिर, क्योंकि श्याम भी राधा भी बिना हनुमान के कुछ भी नहीं है। क्योंकि हर जगह बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, कहीं कहीं बुद्धि और बल की भी आवश्यकता होती है। और इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं अपनी यूनिट को। अब सबसे पहला सवाल क्या है बच्चों आपके दिमाग में? अगर नहीं है तो इस सवाल को अपने दिमाग में बनाओ आप। सवाल यह है कि साम्य क्या होता है? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? किसको कहते हैं साम्य? ये कितने प्रकार का है वो सब बाद का मैटर है। पहले सवाल यह बनना चाहिए कि साम्य आखिर होता क्या है। तो चलिए देर किस बात की, सीखते हैं। राधा राधा नाम का उच्चारण करते हुए वीडियो का करते हैं स्टार्ट। और देखिए इधर देखो बच्चों, अपने पास दो सिस्टम है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। सर क्या ही बात कहें आपकी, तो यूनिट भी स्टार्ट की तो एग्जाम्पल से स्टार्ट कर दी। बेटा यही तो खास बात है, यही तो आशीर्वाद होता है भगवान का, यही तो आशीर्वाद होता है वासुदेव का कि हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए जैसे भगवान करते हैं। जब अर्जुन को जरूरत पड़ी थी ज्ञान की तो भगवान ने 18 अध्यायों में एक्सप्लेन किया था ज्ञान को, भली भांति आपको पता है। तो सुनो, अब आपके पास है बेटा, इधर है बर्फ। अब आपने क्या किया, आप थोड़े शरारती हैं, थोड़े नटखट हैं, कान्हा जी की तरह। तो मम्मी ने ना पानी भर के फ्रीजर में रखा था बर्फ जमाने के लिए, और बर्फ जम भी चुकी थी। लेकिन हम तो शरारती हैं, फ्रीजर को हमने खोला और हमने बर्फ को बाहर निकाल लिया। जैसे ही बर्फ को आप कमरे के ताप पर लाओगे तो बर्फ बदल जाएगी किसमें बेटा? पानी में बदल जाएगी। ठीक है, अब ये बात मम्मी को पता लगी। मम्मी दौड़ती 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 आपके पास आ रही है और कह रही है कि मेरा प्यारा सा बेटा, मेरा नन्ना सा बेटा, मेरा मुन्ना सा बेटा, मेरा शरारती बेटा, मेरा नटखट बेटे ने फ्रीजर से बर्फ को बाहर निकाल लिया है और ये पानी बन चुकी है और मुझे तो बर्फ की आवश्यकता थी। अब एक बात आप सोचना बेटा कि मम्मी दूसरा पानी भरकर फ्रीजर में रखेगी कि उसी पानी से बर्फ जम सकती है, उसी पानी से जम सकती है, तो वापस से रख दिया ये। तो सबसे पहली बात, एक बात पूछूंगा बेटा आपसे मैं तो बस, क्या बर्फ पानी में बदला तो परिवर्तन हुआ है क्या? पानी बर्फ में बदला है तो परिवर्तन हुआ है क्या?
एक बात तो कन्फर्म है, क्या हुआ है? परिवर्तन तो हुआ है, परिवर्तन तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ होने वाला है। अब जब परिवर्तन हुआ तो जब ये बर्फ पानी बना तो ये अभिक्रिया कौन सी दिशा में गई? अग्र में। और पानी से बर्फ बना तो ये दिशा कौन सी हुई? पश्चिम दिशा। मतलब अभिक्रिया परिवर्तन के द्वारा अग्र दिशा में भी गति कर सकती है और पश्चिम दिशा में भी गति कर सकती है। तो एक बात बताना आप, मैं लिखता हूं अभिक्रिया, अभिक्रिया किसमें? अग्र दिशा व कौन सी दिशा बेटा? पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा, दोनों में क्या करती है? गति करती है, गति करती है। अब सुनो बेटा, बेटा आपने एक कहावत सुनी, पता है क्या? कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ना तो वो घर का ही है और ना वो घाट का ही है। इसको समझो कैसे? मैं अभी हमारे ऑफिस या स्टूडियो में हूं, आप स्टूडेंट आए और मुझे ले जाकर और मेरे घर पर छोड़ आए, लेकिन मैं भी थोड़ा हठी स्वभाव का हूं, अपने घर से मैं वापस ऑफिस आ गया। फिर आप भी हठी स्वभाव के हैं, क्योंकि जैसा गुरु वैसे शिष्य। आपने फिर मुझे घर छोड़ दिया, तो गुरु कौन सा कम है? गुरु वापस से कहां आ गया? स्टूडियो में आ गया। अब बताओ बेटा, घर से स्टूडियो, स्टूडियो से घर, ऐसा परिवर्तन बार बार चलता रहेगा क्या? मतलब अग्र पश्च, अग्र पश्च, अग्र पश्च। तो मैं पूछूं नेट रिजल्ट कितना आया? आप कहोगे 0। मैं कहूं कि मैं फाइनल स्थिति में कहूं, आप कहोगे पता तो नहीं चल रहा सर। छोड़ के आते हैं आप, भग के इधर आ जाते हो, फिर छोड़ के आते हैं, फिर भग के आ जाते हो। नेट रिजल्ट तो पता ही नहीं चल रहा कि आप घर पे हो कि ऑफिस हो, पता ही नहीं चल पा रहा। तो सुन बेटा, एक बात कहूं क्या? वो बात ये है, तो अब मुझे बता, अग्र पश्च दोनों दिशाओं में गति कर रहा है, तो मुझे बता कुल परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? कुल परिवर्तन नहीं होता है, और जहां कुल परिवर्तन नहीं होता है उसी को कहा जाता है बेटा, प्यारे प्यारे अक्षरों में साम्य, इक्विलिब्रियम कहा जाता है, जो दोनों दिशाओं में गति करता है। जहां कुल परिवर्तन नहीं होता है वो साम्य कहलाता है। ठीक है, अब इसको ऐसे कह दो, ये तो अभिकारक रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो अभिकारक उत्पाद में, और कुछ समय बाद ये तो अभिकारक बनेगा और ये वापस से ये उत्पाद बन जाएगा, बर्फ पानी में, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट कुछ समय बाद रिएक्टेंट में। ये प्रोसेस बार 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 होता रहेगा। मम्मी फ्रिज में रख रही है, हम निकाल रहे हैं, फ्रिज में रख रही है, हम निकाल रहे हैं, प्रोसेस चलता रहेगा। बर्फ कभी जम ही नहीं पाएगी, ना तो पानी ही ना रहा, ना वो बर्फ ही रही। आगे सुनो आप, एग्जाम्पल नंबर सेकंड की मैं बात करता हूं बेटा, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। और एग्जाम्पल नंबर सेकंड थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है बेटा। कुछ है तो नहीं, एक बार चेक कर लेता हूं बेटा, कुछ हो और हम ऐसे ही कूद रहे हो? नहीं बेटा, ठीक है, सारा काम ठीक है, ठीक है, चल रहा है सारा काम। सुनो बेटा, वायुमंडल में N2 गैस है, नाइट्रोजन गैस, और इसने हाइड्रोजन गैस के 3 मोल के साथ रिएक्शन की और इसने निर्माण कर लिया बच्चों अमोनिया का। इधर से इधर आए तो अमोनिया बन गई, अमोनिया भी गैस है, लेकिन अमोनिया ने कहा मैं तो टूटूंगी, और मैं जब टूटूंगी तो वापस से N2 और 3H2 बनेगा क्या? बिल्कुल सर बनेगा। ये लो, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। अब फिर से बेटा एक बात तो कन्फर्म है, फिर से हुआ तो क्या है? परिवर्तन तो अब भी हुआ है। अब जैसे ही परिवर्तन हुआ तो इधर से इधर आई तो कौन सी दिशा में? अग्र दिशा में। इधर से इधर गया तो कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। तो सीधी सी बात है बेटा, अभिक्रिया कौन सी दिशा? अग्र व पश्चिम, दोनों दिशाओं में गति या गमन करती है, गति करती है। तो एक बात बता बेटा, ना तो वो
ये ही रहते रहे, ना वो ये ही बन पा रहा है, मतलब आगे से पीछे, पीछे से आगे, ये प्रोसेस चलता 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 जा रहा है। और फिर मैं कहूं कुल परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। और जहां कुल परिवर्तन नहीं होगा, आप ठोक के कह देना, ठोक के कह देना बेटा, क्या कहोगे? ठोक ठोक के कहेंगे, क्या कहलाएगा? साम्य कहलाएगा। बस ये बात आपको कहनी है। इसको कहते हैं बेटा प्यारे शब्दों में साम्य कहते हैं। ये लीजिए, जल्दी से इसको नोट करें और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, एक अच्छी दिशा में बढ़ते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, अगर आप चाहो तो एक एग्जाम्पल और ले सकते हो। जैसे क्या सिखा रहा हूं बेटा, बस कौन है? अभिकारक। अभिकारक पहले किसमें बदला? उत्पाद में। उत्पाद किसमें बदल गया? अभिकारक में। ऐसी स्थिति को कहा जाता है क्या? साम्य। और इसके लिए एग्जाम्पल बेस्ट है H2+I2। ये लो बेटा, ये बनाते हैं 2HI, और इस अभिक्रिया को बहुत अच्छे शब्दों में कहा जाता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? साम्य का। ठीक है बात। अब पढ़ेंगे साम्य के प्रकार। क्या पढ़ना है? साम्य के प्रकार। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले आगे चलते हैं अच्छे से। देखो इधर, अब पढ़ना है बेटा साम्य। ठीक है, अब साम्य भी अपने पास ना कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, जो अपने सिलेबस में भी हैं और हमको बहुत डिटेल वाइज पढ़ने हैं। और यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आपके नीट, IIT और 11th क्लास में बनते हैं। पहला जो है आपके पास, वो आपके पास है बेटा रासायनिक साम्य। पहला साम्य कौन सा है? रासायनिक साम्य। दूसरा जो साम्य है बच्चों, वो है आयनिक साम्य। पहला रासायनिक और दूसरा कौन सा है? आयनिक। चाहो तो इसको कह देना, ये तो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसको कहना है आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम। ये लो, ठीक है बेटा। अब सबसे पहली बात, सर थोड़ा सा आइडिया तो बताओ ना कि ये रासायनिक साम्य क्या होता है। तो सुनो, रासायनिक साम्य क्या होता है और आयनिक साम्य क्या होता है, वो हम डिटेल वाइज पढ़ने वाले हैं। क्लियर बात? तो मैं पहले थोड़ा सा आइडिया बता रहा हूं बस, क्या कि जो रासायनिक साम्य है, रासायनिक साम्य, इसमें उन अभिक्रियाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, कोमा, जो किसके मध्य हो? अणुओं के मध्य होती है। अणुओं के मध्य होती हैं। वो क्या कहलाता है बेटा? रासायनिक साम्य कहलाता है। सर एग्जाम्पल हो जाए तो बहुत अच्छा। थोड़ी देर पहले करवाया था बेटा, N2 गैस है, 3H2 भी गैस है, बनाते क्या है? 2NH3, लेकिन गलती से ये लग गया, ये साम्य है बेटा, ये भी गैस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा H2 गैस है, I2 गैस है, 2HI गैस है। तो एक बात बता, ये अणु ही तो है, नाइट्रोजन अणु है, ये भी अणु है, ये भी अणु है, और ये भी क्या है? अणु। और अणुओं के मध्य जब क्या आ जाए? साम्य आ जाए, तो उनको कहां पढ़ा जाता है? रासायनिक साम्य में पढ़ा जाता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, फिर सर आयनिक साम्य क्या होता है? तो बेटा अपनी जो यूनिट है उसी का नाम आयनिक साम्य है। तो इसको डिटेल वाइज सीखना है तो आगे आ जाओ। इसको तो आपने सीख लिया, रासायनिक साम्य किसके मध्य? अणुओं के मध्य। और ये इसके लेक्चर में डिटेल वाइज बनाऊंगा, टेंशन मत लो आप।
आपको सिर्फ क्या करना है, जुड़े रहना है चैनल के साथ, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आगे समझो। अब अपनी जो यूनिट है बेटा, अपनी जो यूनिट है उस यूनिट का नाम बन चुका है क्या, आयनिक साम्य। अब जो वीडियो लेक्चर आएंगे वो सारे के सारे किसके आएंगे, आयनिक साम्य के रहने वाले हैं। जय श्री राधा राम। करते हैं स्टार्ट इसको, ठीक है। अब सबसे पहली बात यही रहेगी कि सर एक बात बताओ, एक बात बताओ तो यादों में मरते हो क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो। अरे हाँ की ना बेटा, वो गाना गा रहा था मैं तो। अब सर ये आयनिक साम्य क्या होता है तो सुनो, आयनिक साम्य डिटेल पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहला पॉइंट, उन अभिक्रियाओं का क्या करते हैं अध्ययन, जिनमें या जो अब शब्द कौन सा बेटा, आयनिक। आयनिक आया है आयनों के लिए। उन अभिक्रियाओं का अध्ययन जो किनके मध्य होती है, आयनों के मध्य होती है, आयनों के मध्य होती है। वो कहां पढ़ी जाती है बेटा, आयनिक साम्य में पढ़ी जाती हैं। कौन सी, जो किसके मध्य हो रही हैं, आयनों के मध्य होती है। ठीक है यहां तक। अब एक बात बता बेटा, एक बात बता, छोटी सी क्या बताएगा वो सुन। छोटी सी बात ये बताएगा कि ए बॉन्ड बी, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है बेटा, ये बॉन्ड मान लीजिए है तो कैसा ही, सह संयोजक तो है, सह संयोजक बंध तो मानते हैं कि है, लेकिन साथ ही साथ ये बंध कैसी प्रवृत्ति का है, ध्रुवीय प्रकृति का है। पोलर बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है ये। और ये जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड था, इसमें कंडीशन थी कि EN A की ज्यादा है किससे, EN B से। और जब EN में डिफरेंस आ गया बेटा, तो जाहिर सी बात है कि डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण जनरेट होने की संभावना है। और जहां द्विध्रुव आघूर्ण जनरेट होगा वो ध्रुवीय सहसंयोजक बंधित तो होगा। और जब ये बंध टूटेगा, अब समझना, जब ये बंध टूटेगा बेटा, टूटेगा तो EN A की ज्यादा तो माइनस, यहां प्लस। तो ये ले बेटा, ये ले, क्या बना, A पे तो माइनस और B पे क्या बना, प्लस। और ये ही तो क्या बने हैं अपने पास, आयन। अब A B से A माइनस A प्लस B प्लस बन सकते हैं, तो क्या ये जुड़कर A B का निर्माण वापस से नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं बेटा। तो ये जो साम्य आया है, इसी साम्य को क्या कहेंगे, आयनिक साम्य कहेंगे। क्योंकि यह किसके मध्य हो रहा है, किसके मध्य हो रहा है, आयनों के मध्य हो रहा है। बोल स्पष्ट है कि नहीं है बेटा, अरे हाँ कि नहीं। अब देखा, इसी के आधार पर एक पॉइंट और बनाओ। पॉइंट क्या है, पता है कि वे यौगिक जिनमें कैसे बंध आ जाए बेटा, ध्रुवीय सह संयोजक बंध, ध्रुवीय सह संयोजक बंध उपस्थित हो, कोमा क्या दर्शाते हैं वो, आयनिक साम्य दर्शाते, आयनिक साम्य क्या करते हैं, दर्शाते हैं। सर ठीक है सर, बिल्कुल सर, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। जिनमें ये वाला बंद रहेगा वो आयनिक साम्य रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर मेरे दिमाग में ना एक बात और आ रही है, पता है क्या, वो पॉइंट मैं इधर बताऊंगा आपको, वो पॉइंट क्या है बेटा, कि सर इसको हम ऐसे कह सकते हैं
कि आयनों के मध्य हो रहा है साम्य, तो इसे आयनों का साम्य कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसे कहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, इसे आयनों का क्या कहते हैं? साम्य कहते हैं। आयनों का साम्य कहते हैं। धनायन ऋणायन का साम्य है तो आयन है, तो इसे आयनों का साम्य भी कहते हैं। ये होता है बेटा आयनिक साम्य। जल्दी से बना इसको और फिर आगे दौड़ते हैं अपन अच्छे से। क्लियर यहां तक की बात? अब सर कुछ एग्जांपल और सर ये भी तो क्या ही एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल अच्छे से करवाओ, अच्छे से करवाओ सर, पता लगे कि हाँ हम पढ़ रहे हैं आपसे। तो सुन बेटा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अब देखना अच्छे से। CH3COOH एसिटिक अम्ल है। अम्ल है तो बेटा भाग भाग के दान करेगा क्या? H प्लस, तो बनेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। जैसे ये बने तो मेरी नजर में तो ये क्या बन चुके हैं? आयन। अब ये चाहे तो वापस से H प्लस को ग्रहण करके पीछे जा सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल अपने पास बना है, ये एग्जाम्पल है कौन से साम्य का है? आयनिक साम्य का एग्जाम्पल है। दूसरा सुनो, दूसरा एग्जाम्पल है बेटा H2SO4। ये भी अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये क्या बनाएगा? H प्लस प्लस में SO4 माइनस, HSO4 माइनस। ये भी क्या बने हैं? आयन। अगर ये वापस से जुड़ जाएं तो H2SO4 बना लेंगे। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है? आयनिक साम्य का। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो अब मेरे पास बेटा नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल अपने पास है। तो ये पहले क्या बनाएंगे? H प्लस दान करेगा, NO3 माइनस है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? आयन बना रहे हैं। तो अब ये दोनों जुड़कर वापस से क्या बना सकते हैं? नाइट्रिक अम्ल बना सकते हैं। तो आयनों का साम्य क्या कहला रहा है? आयनिक साम्य। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर अगर मैं बढ़ूं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा NaOH। टूटा है बेटा, टूटा 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 एक सितारा, फिर हमने उससे मांग ली विष। अब दोनों जुड़कर क्या बना सकते हैं? वापस से NaOH, आयनिक साम्य, क्योंकि आयनों के मध्य हो रहा है। लास्ट एग्जाम्पल है बेटा, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, जो मेरे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, NaCl, नमक, टेबल साल्ट। टूटेगा Na प्लस प्लस, जरूरत पड़ी जुड़ जाएगा। ये लीजिए आयनिक साम्य, ये किसके मध्य से हो रहा है? आयनों के मध्य से हो रहा है। ऐसे जितने भी साम्य होंगे बेटा, वो सारे के सारे साम्य एग्जाम्पल होंगे किसके? आयनिक साम्य के। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा जरा सा पढ़ ले बेटा तू, जरा जरा सा पढ़ ले। सर ये क्या आफत स्टार्ट कर दी आपने? लेकिन सर थोड़ा मजा तो आ रहा है सर, मजा तो आ रहा है सर इस बात को लेकर कि कुल परिवर्तन नहीं हो रहा है, और सेम कहानी हमारे साथ जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। अरे बात समझ में? तब मजा आ रहा है आपको ज्यादा, तो ये तो मैं भी समझ सकता हूं। खैर ठीक है, चलो आगे। अब सुनो बेटा काम की बात। अब मैं बात करूंगा बेटा गोल्डन पॉइंट्स की। गोल्डन पॉइंट्स मतलब अब सुनहरे अक्षर हम लिखने वाले हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कल को अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, गौर से सुनिए इस बात को, जिस प्रकार से कल को आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जैसे आप एम्स में पहुंच जाते हैं, आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। गांव में, समाज में, टीचर्स की नजर में, सबकी नजर में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कल को आप किसी बेस्ट IIT में पहुंच जाते हैं तो आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। समझ रहे बात को? ठीक है, उसी की बात कर रहा था। तो सुनो बेटा, कौन था? कौन है बेटा? फैराडे। कौन है? फैराडे। ठीक है, अब फैराडे ने क्या कहा वो सुनो। फैराडे ने कहा कि जो कौन होंगे अपने पास अधिकांश आयन, अधिकांश आयन, और अधिकांश आयन जो आते हैं बेटा, वो अधिकांश आयन बनते हैं जलीय विलयन में। जलीय विलयन में बनते हैं,
बस फैराडे ने यहां आकर कुछ अच्छा सा काम कर दिया कि जो अधिकांश जो आयन होंगे वो एक्वस सॉल्यूशन में बनेंगे, ये बात फैराडे ने कह दी। मतलब जलीय विलयन चाहिए। तो फिर ये तो ठीक ठाक लगा अपन को, और जब ठीक लगा तो क्या हुआ, पीछे चले वापस। पीछे चले तो कहा कि ये जो टूटा है ना, ये टूटा है कौन से विलयन में, जलीय विलयन में। ये जो टूटे हैं ना बेटा, ये सब टूटे हैं कौन से विलयन में, जलीय में। ये टूटे हैं जलीय में, ये टूटे हैं जलीय में, ये भी टूटा है किसमें, जलीय विलयन में। पीछे चले, पीछे चले बेटा, तो क्या कहा है कि उन अभिक्रियाओं का अध्ययन जो आयनों के मध्य होती हैं, ठीक है, और आयनों के मध्य हैं तो आयनिक साम्य कौन से विलयन में, जलीय विलयन में। आयनों का साम्य कौन से विलयन में, जलीय विलयन में। बस ये बात आकर फैराडे ने समझा दी। और क्या कहा, क्या कहा, ध्यान से समझना। फिर फैराडे ने डेफिनेशन क्या दी कि आयनिक साम्य क्या होता है। आयनिक साम्य वो होता है जो जलीय विलयन में क्या देता है, आयन देता है, आयनिक साम्य कहलाता है। तो नई डेफिनेशन बना दी फैराडे ने। अब सुनो, फैराडे के अनुसार, फैराडे के अनुसार बात कर रहे हैं किसकी, आयनिक साम्य की बात कर रहे हैं। ये लीजिए, अब फैराडे ने क्या कहा वो सुनो। फैराडे ने कहा वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में क्या देती हैं, आयन प्रदान करती हैं, आयन प्रदान करती हैं। इन्हें आयनों का साम्य, आयनों का साम्य क्या कहलाता है बच्चों, आयनिक साम्य कहलाता है। ये बात कह दी फैराडे ने आकर कि पिछला जो भी प्रोसेस है वो सारा का सारा जलीय विलयन में बना है, वो सारा का सारा जल में हुआ है, क्योंकि अधिकांश आयन कहां बनते हैं, जलीय विलयन में। सर गैस में नहीं बनते क्या, बिल्कुल बेटा बनते हैं। मैं लिख देता हूं इधर, कुछ गैस आयन साइड में लिख लेना, गैसीय आयन भी होते हैं, बनते हैं कुछ गैसीय आयन। और वो गैसीय आयन क्या है, जैसे He प्लस, H प्लस है, He प्लस है, F माइनस है, S-2 है, ये सब गैसीय आयन होते हैं। लेकिन अधिकांश बोले मैंने वो कहां बनेंगे, जलीय विलयन, मोस्ट ऑफ द जलीय विलयन में बनने वाले। क्लियर है, क्लियर है मेरी बात। तो ये बात आके किसने कह दी है, फैराडे ने कह दी है, ठीक है। अब फैराडे ने आगे एक बात और कही, क्या कहा वो सुनो। फैराडे ने कहा आपके पास ए है और ए का क्या बनाया आपने, सपोज दैट विलयन, विलयन बनाया। और ए का जब विलयन बनाया तो हुआ क्या सुनो, ए का जैसे विलयन बनाया तो केवल अणुओं का निर्माण करता है, अणुओं का क्या करता है, निर्माण करता है। ए का जलीय विलयन है, और जलीय विलयन है तो वो केवल किसका निर्माण करता है, अणुओं को, और अणुओं को फोकस करना है आपको, ठीक है। फिर आपके पास एक बी है, अब आपके पास बी का विलयन है, बी का विलयन है, और ये बी का जलीय विलयन है किसका निर्माण करता है, आयनों का निर्माण करता है, आयनों का निर्माण करता है। अब सुनो, कंडीशन है केवल आयन, केवल आयन या अणु के साथ आयन, अणु के साथ आयन, दोनों ही कंडीशन है बेटा। या तो केवल ही आयन हो सकते हैं या अणु के साथ आयन आ सकते हैं। ओवरऑल मैं फोकस करूंगा किसके ऊपर, आयन के ऊपर, आयन आने चाहिए बेटा। ये लीजिए, अब फैराडे ने एक बात कही। अब फैराडे ना बहुत ज्यादा काम का है, आपको पता हो तो, बहुत ज्यादा डिस्कवरी है फैराडे की। अब फैराडे ने क्या कहा वो सुनो। फैराडे ने कहा
कि एक का विलयन है तो केवल अणु बन रहे हैं, और अणु जो होते हैं वो वैद्युत धारा या चालकता के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। फैराडे ने कहा स्पष्ट शब्दों में कि अगर आपको चालकता देखनी है, कंडक्टिविटी देखनी है, तो आपको उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? आयनों की आवश्यकता होगी। बिना बिना आयनों के कभी चालकता नहीं आ सकती। तो यहां मैं कहूंगा इसके अनुसार ए विलयन केवल क्या दे रहा है? अणु। अणुओं में चालकता होती नहीं है, तो मैं कहूंगा चालकता, ए का विलयन चालकता नहीं दर्शाता है, कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, नहीं दर्शाता है। जबकि बी का जो विलयन है, उस बी के विलयन में क्या बने हैं? आयन। और कंडक्टिविटी के लिए तो कह दिया ना बेटा फैराडे ने कि आयन जिम्मेदार होते हैं। क्यों? तो सुनो बेटा एक बात बताओ, आयन मूवमेंट करते हैं क्या? जब आयन मूवमेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। और आपको पता है, मैंने बहुत बार कह रखा है कि जब भी चालकता की बात हो, जब भी रंग की बात हो, कलर की, और जब भी बात हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन्स जिम्मेदार होते हैं। और आयनों में तो नेगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन भी आएंगे। तो सुनो, जैसे ही आयन आए तो चालकता दर्शाते हैं, दर्शोते हो गया बेटा, दर्शाता लिख रहा था, दर्शाते हैं। ठीक है। अब फैराडे ने क्या किया कि दो प्रकार के जलीय विलयन मिले, एक केवल अणु बनाकर चालकता नहीं दर्शा रहा है और एक आयन बनाकर चालकता दर्शा रहा है। तो जो 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 गुलाबी ले लेता हूं बेटा, गुलाबी, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। सुनो इधर, अणु बना रहा है, चालकता नहीं दर्शाता है, तो इसने कहा, फैराडे ने कहा कि ये जो होते हैं गैर वैद्युत, मतलब इनको नाम दिया नॉन इलेक्ट्रो नाम दिया। जबकि जो चालकता दर्शाते हैं इनको इसने नाम दिया वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य। इनको कहा इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स नाम दिया। क्लियर है बात? तो ये सारा काम समझाया किसने? फैराडे ने समझाया। क्या? कि कुछ ऐसे ऐसे होता है और जो चालकता नहीं दर्शाते हैं उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, और जो चालकता दर्शाते हैं उनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब एक बात बता बेटा, छोटी सी बात सोचने की, सोच बेटा, सोच 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 सोच। सोचना क्या है कि तू क्या पढ़ रहा है बेटा, तू क्या पढ़ रहा है? तू पढ़ रहा है बेटा आयनिक साम्य, और आयनिक साम्य में जरूरत किसकी पड़ेगी? आयनों की। और आयनों की जरूरत है तो तू क्या पढ़ेगा? वैद्युत अपघट्य की गैर वैद्युत अपघट्य? तू पढ़ने वाला है बेटा क्या? वैद्युत अपघट्य को पढ़ने वाला है। तो ये अपने सिलेबस में है, तो अब इसकी ओर बढ़ते हैं अपन। तो आ जाइए, आ जाइए बेटा, आगे आ जाइए। अब क्या पढ़ना है तुझे? तुझे पढ़ना है वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य पढ़ना है। और वैद्युत अपघट्य को क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कह रहे हैं। ऐसा लगा देता हूं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये ले। अब सर ये क्या होते हैं? तो थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि जलीय विलयन में घुलकर आयन तो देते हैं और चालकता दर्शाते हैं, लेकिन अब सुनो ये क्या होते हैं। मैं कहूंगा वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। पहली बात तो क्या होते हैं? आयन। ये पॉइंट पहले से पता है। दूसरी बात, क्या दर्शा सकते हैं? चालकता। तीसरी बात जो काम की है, ये तो पहले से पता है, इनको छोड़ो, ये छोटी बातें हैं। और वो एक शायरी है ना जानने की, कि ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, इन छोटी मोटी बातों से कहां डरे हम। दुख ये नहीं कि तुमने तस्वीर जलाई मेरी, तूने आग सेकी उसकी, वहां मरे हम। तो वही बात है, छोटी मोटी बातें हैं, छोड़ दो इनको। मेन जो बात है, वैद्युत अपघट्य होते हैं आम्ल। तीर बनाता हूं बेटा, तीर, तीर बहुत जरूरी बेटा, ये ले। आम्ल, क्षार,
वै लवण, ये क्या होते हैं? वैद्युत अपघट्य। और वैद्युत अपघट्य कितने प्रकार के हैं? दो। पहला कौन सा है? प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य, ये लीजिए। और दूसरा जो अपने पास है वो कौन है? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। दुर्बल वैद्युत अपघट्य, ये लीजिए। अब सबसे पहला सवाल ये कि सर वैद्युत अपघट्य कौन होते हैं? अम्ल, क्षार और लवण। ये वैद्युत अपघट्य या ये अम्ल क्षार ही कितने प्रकार में डिवाइड हो रहे हैं? दो। पहला कौन सा है? प्रबल, और दूसरा कौन सा है बेटा? दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन है? तो मैं एक लाइन लिखता हूं बेटा। प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस। स्ट्रोंग एसिड, स्ट्रोंग बेस। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। दुर्बल क्या होते हैं? वीक एसिड, वीक बेस। दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या आके खड़ा हो गया कि सर हमें तो यही नहीं पता कि अम्ल क्षार क्या होते हैं। सर हमें तो यही नहीं पता कि अम्ल क्षार होते क्या हैं, तो हम प्रबल दुर्बल क्या खाक डिवाइड कर पाएंगे? तो सबसे पहले जो अपन को सीखना है, सबसे पहले जो हमको समझना है, सबसे पहले जो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा बेटा आपको? अम्ल व क्षार की व्याख्या या इनका क्या वर्गीकरण मैं पढ़ाने वाला हूं। और अम्ल क्षार की व्याख्या करने के लिए तीन सिद्धांत दिए गए थे, आरेनियस, ब्रोंस्टेड लोरी और लुईस सिद्धांत। मतलब मैं उनकी व्याख्या करूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में। सीखे कॉन्सेप्ट? ये तो पता लग गया प्रबल अम्ल प्रबल क्षार। अब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार तब छांटेंगे जब क्या पता होंगे? अम्ल क्षार पता होंगे, और अम्ल क्षार जब पता होंगे तब छांट पाएंगे। तो उससे पहले किसको सीखना पड़ेगा? अम्ल क्षार को। और अम्ल क्षार को सीखने के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं पढ़ाऊंगा अम्ल व क्षार की व्याख्या या वर्गीकरण। तब तक के लिए आप आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, इनको अच्छे से एनालिसिस कीजिए। मैंने क्या क्या बोला है मेरी एक एक बात पर आप ध्यान दीजिए। साथ ही साथ जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए, बेल आइकन को हिट कर जाइए, और वीडियो को अपने हिंदी मीडियम वाले दोस्तों के साथ शेयर कर जाइए। और साथ के साथ अगर तनाव, चिंता, कुछ भी डिप्रेशन चल रहा है तो राधा 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 इस नाम का आप जाप करते रहिए। और वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हरे परमात्मने क्लेशनाशाय, वासुदेवाय नमो नमः, इस मंत्र का आप लगातार उच्चारण कीजिए। इससे आपकी जो मानसिकता है, इससे आपका जो डेडिकेशन है, इससे आपका मन जो है वो स्थिर होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों को जय श्री श्याम, अगेन राधे राधे। तब तक के लिए बाय बाय।